दिन में ही सारे पेपर हो जाते हैं जी। रिटर्न के बाद सर कॉल लेटर आता है जिस भी जो सा भी आपको बोर्ड मिलेगी। एक बार प्रोसीजर बता दीजिए सीडीएस और एनडीए का, सो दैट उन बच्चों को मार्गदर्शन मिल जाए। पीएससी में कैसे आना हुआ, आई मीन कहाँ से ये मोटिवेशन आया? जी सर, लाइन जो है कि विकास, विश्वास और सुरक्षा। बहुत बढ़िया सर। विकास यही है सर ट्राइबल एरियाज में जो हम जो एडमिनिस्ट्रेशन। सो मुझे लगता है दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ को बाहर के लोग देखते हैं तो आज भी उन्हें लगता है कि नक्सलवाद से घिरा हुआ राज्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। सीजीपीएससी 2021 के परिणाम आ चुके हैं और लगातार हम सफल प्रतिभागियों से बातचीत भी कर रहे हैं और प्रतीक धुरंधर मेरे साथ बैठे हुए हैं। प्रतीक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आपको 23rd रैंक आई है इस साल और आपको असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल का पद मिला है। इससे पहले भी आप एग्ज़ाम देते रहे हैं और 50 से नीचे आपकी रैंक रही है, 46 एंड 49। जी सर, ठीक है। सो आप ऑलरेडी जॉब में हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए, कोई भी छात्र जब मेहनत करने निकलता है तो डेफिनेटली वो एक अपना एम लेकर चलता है। सो प्रतीक ने भी एम लिया था और सेना में जाने का फैसला किया था। उसके बाद सिविल सर्विसेज में आने का उन्होंने डिसीजन लिया। और देखिए, होता यह है कि आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाते जाती है धीरे धीरे। सो फाइनली आज वो एक सफल कैंडिडेट के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं और बेहतर रैंक के साथ उपस्थित हैं। सो आइए हम बातचीत करते हैं प्रतीक से। प्रतीक, एजुकेशन से स्टार्ट लेते हैं। कैसा रहा आपकी स्कूलिंग, कैसी रही, कॉलेज कैसा रहा? जी सर, बेसिकली मैं रायपुर का ही लोकल हूँ और स्कूलिंग से मेरी सालेम इंग्लिश स्कूल मोतीबाग में जो है वहाँ से हुई। फर्स्ट से 12th तक वहीं पे मैंने स्कूलिंग की। उसके बाद सर ग्रेजुएशन में मैंने सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की। जी जी। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जुनवानी में जो है भिलाई में। जी सर, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद देन फिर बेसिकली सर मेरा मेन फर्स्ट फोकस ये नहीं था जी। पहले मैंने सोचा था कि मैं फ्लाइंग ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स में जो फ्लाइंग ऑफिसर का जो पोस्ट होता है उसके लिए मैंने तैयारी स्टार्ट की। और 12th से मैं लगा हुआ था सर उसी में। यूपीएससी के जो पेपर होते हैं एनडीए और सीडीएस, सर 12th में 2 बार मैंने एनडीए दिया और ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस दिया 3 बार। रिटर्न हर बार क्लियर होता था, बट जो एसएसबी और एएफएसबी होती है वहाँ की जो सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे 5D का जो प्रोसीजर होता है तो लास्ट डे में हर बार कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता था। सर उसके बाद 2018 में लास्ट में 2 एएफएसबी जो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है मैसूर का, वहाँ से जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ उसके बाद वापस आने के बाद जून जुलाई के अराउंड मैंने सर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। बहुत बढ़िया। सो ये मोटिवेशन आया कहाँ से था? एयरफोर्स में जाना है, कहीं देखा, कहीं मिले किसी से या किसी ने बोला? सर हर बच्चे को जैसे एक फैसिनेशन रहता है कि पायलट बनना है सर, तो पायलट बनने का एक फैसिनेशन था। गवर्नमेंट सेक्टर भी हो जाएगा और एक लाइफ जो एडवेंचरस लाइफ जो होती है, सिर्फ आप पायलट नहीं रहेंगे, कॉम्बैट से लेके हर एक चीज़ जो आप सीखेंगे जी जी, वो उस और मेरा रुझान फिर ज़्यादा हुआ। और इस तरह से फिर इंडियन एयरफोर्स के बारे में धीरे धीरे पता चलते गया। और एक भैया थे जो कज़न है हमारे, वो जस्ट कॉन्फ्रेंस आउट होके आए थे फ्लाइंग इंडियन एयरफोर्स के लिए, फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने फिर गाइड किया और बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ये सारे ग्राउंड टास्क और साइक टेस्ट और ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं। देन फिर सर परस्यू किया मैंने उसको। सो लगातार आप 12th के बाद इसकी तैयारी करते रहे। आई थिंक स्कूल से ही आप लग गए थे इसकी तैयारी? यस सर, 12th में मैंने 2 बार दिया। 12th में इसके प्रोसीजर को मैं समझना चाहूँ तो एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट होता है? क्योंकि बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे भी हैं जो 11th-12th के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली उनको भी एक गाइडेंस मिलेगी। एक बार प्रोसीजर बता दीजिए सीडीएस और एनडीए का, सो दैट उन बच्चों को मार्गदर्शन मिल जाए। जी सर, एनडीए सीडीएस दोनों का ऐसा है सर कि इंग्लिश और एप्टीट्यूड हेवीली डोमिनेटेड इंग्लिश और एप्टीट्यूड ही है। उसमें एक पोर्शन आता है जीएस का जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, बेसिक जो जनरल स्टडीज होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर इंग्लिश और एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग है स्कूल में तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सीडीएस एनडीए दोनों के लिए। जी सर। इनके स्टेजेस कैसे कैसे होते हैं एग्जाम के? जी सर, पेपर सर स्टेजेस रिटर्न में एक दिन में ही सारे पेपर हो जाते हैं। जी। रिटर्न के बाद सर कॉल लेटर आता है जिस भी जो सा भी आपको बोर्ड अलॉट हुआ है। सारे के अलग अलग बोर्ड, जैसे एयरफोर्स के गांधीनगर में है, मैसूर में है, ऐसे ऐसे नेवी का अलग है, ओटीए का अलग है, आर्म फोर्सेस का अलग है। जी। कॉल लेटर आने के बाद सर वहाँ पे उन लोग बुलाते हैं 2 दिन पहले। उसके बाद बोर्ड्स अलॉट होते हैं। उसके बाद पहले स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। जी।
मोर देन 80% कैंडिडेट फर्स्ट डे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। ओके। उसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसमें एक स्टोरी लिखना रहता है, वॉट एवर यू परसीव ऑफ दैट पिक्चर। उसके बाद फर्स्ट डे और उसके बाद उस पर एक स्टोरी बतानी होती है कि आपने क्या स्टोरी रखी। उसके बाद सर एक ग्रुप स्टेज होता है जिसमें सारे कैंडिडेट्स बैठते हैं, एक एक करके सारे अपनी स्टोरी बताते हैं, और वो स्टोरी बताने के बाद सबको एक जनरल कंसेंसस में आना आता है कि आप सब मिलके एक स्टोरी कोई बताइए फाइनल। और उसके बाद हम में से कोई एक चूज करता है कि कोई एक वो कॉमन स्टोरी नरेट करेगा, जो टेस्टिंग ऑफिसर्स रहते हैं। उसके बाद स्क्रीन आउट के बाद सर सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे सेकंड डे में साइक टेस्ट होता है जिसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड साइकोलॉजी टेस्ट कि आप किस सिचुएशन पे क्या करेंगे। ये इंडिविजुअली होता होगा कि ग्रुप भी होता है? सर एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें स्क्रीन आउट बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, बहुत कम बच्चे बचते हैं। फिर यूजुअली 160 to 200 का बैच रहता है, तो उसमें से 40-43 बच्चे ही बचते हैं। ओके। उसके बाद उनका 4 दिन रिगरस टेस्ट जो होते हैं लगातार फुल डे चलता है वो? फुल डे टेस्ट सर 6 बजे तक शाम को। सर सेकेंड डे रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद GTO होता है, ग्राउंड टास्क जो होते हैं, उसमें सर फिजिकल टास्क होते हैं और कमांड टास्क होते हैं जिसमें किस तरह के टास्क दिए जाते हैं वहाँ पे? सर जैसे 10 स्टेजेस होते हैं उसके, हर स्टेज का एक अलग मार्क्स होता है। वो आपके डिस्क्रिप्शन पे है आपको कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। अगर आप कंफर्टेबल है सबसे हार्ड टास्क पहले करने के लिए, मैक्सिमम पॉइंट लेने के लिए, तो आप वो पहले कर सकते हैं। जैसे रोप क्लाइंबिंग होती है, 20 फीट रोप क्लाइंबिंग हो गई, एंड लेडर जो रोप की लेडर्स होती है उनको पार करना हो गया। ऐसे सारे टास्क फिजिकल टास्क होते हैं। इसके लिए क्या पहले से फिजिकल आपने कर रखा था? सर बेसिक अगर आप फिट हैं, मेरी थोड़ी सी सर एथलेटिक बॉडी है, मैं ऐसा करता हूँ, दिखते भी हैं जी सर। तो सर उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें। रनिंग वगैरह करते ही था, मैं फुटबॉल बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो थोड़ा सा एथलेटिक बैकग्राउंड था, तो उतनी प्रॉब्लम उसमें नहीं हुई, अलग से नहीं करना पड़ा सर। बहुत बढ़िया। सो फाइनली जो लास्ट स्टेज में बाहर हुए, सो उसका कोई रीज़न आपको पता है? सर हर बार जो मुझे लगता था वो मैं हमेशा साइक टेस्ट में ही पीछे होता था। अच्छा जी सर। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा जहाँ पर आप उलझ गए या ओवरऑल परफॉर्मेंस में कहीं प्रॉब्लम आई? सर मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में और अच्छे से कर सकता था। ओके जी सर। सर वो उस टाइम की मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं उस एक बार 18, 19 देन 20, 21 ऐसे एजेस में दे रहा था। तो उस टाइम पे सिचुएशन किसको यूजुअली सर ऐसा होता था उसमें कि 3-4 डेंजर सिचुएशंस रहते थे, उसमें से आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, किसको बचाते हैं, ऐसे जो सिचुएशंस थे वो आई थिंक उस एज पे मैं उतना मैच्योर नहीं हुआ था। बहुत चैलेंज होता है वो, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जी सर। आज मैं जब देखता हूँ पीछे मुड़ के तो मुझे समझ में आता है कि ये गलती हुई थी, जवाब क्या होना था। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, जब आप किसी भी करियर में जाते हैं, चाहे वो UPSC के किसी एग्ज़ाम की बात हो या स्टेट सर्विसेज में, मेहनत हर जगह आपको चाहिए, और आप देख पा रहे हैं कि प्रतीक ने भी किस तरह की मेहनत की डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं आप जो मेहनत करते हैं उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको मिलता है। मेरा ऐसा मानना है, जो आपने उधर मेहनत की आज उसका परिणाम है कि आप रैंक अपनी सुधारते जा रहे हैं हर साल। PSC में कैसे आना हुआ? आई मीन कहाँ से ये मोटिवेशन आया? जी सर, PSC में सर जनरल स्टडीज़ मैंने पढ़ रखा था उसके लिए, CDS के लिए जी। और मैं देख रहा था सर लगातार जो सराउंडिंग्स में थे जो उनका ही सिलेक्शन हो रहा था, और वो भी मोटिवेट करते थे जी। और मम्मी सर स्टेट गवर्नमेंट में है, सुपरवाइजर है महिला बाल विकास विभाग में जी जी। तो उनसे भी एक मोटिवेशन पड़ता था, उनके जो सीनियर्स होते थे उनसे मिलना होता था, कभी पार्टीज वगैरह में चले गए तो उन लोग बताते थे ऐसा नेचर ऑफ वर्क है जी। सर वहाँ से एक मोटिवेशन है कि एक कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी भी हो जाएगा जी जी। और एक अच्छा करियर पाथ भी हो सकता है जी जी। तो इसलिए सर फिर वहाँ से रुझान उसमें। ओके पहला जो एग्जाम दिया था, आई थिंक पहली बार में क्लियर हो गया था जी सर ये एग्जाम जी सर। वो कौन सा क्लियर हुआ और पद क्या मिला था पहली बार में? सर फर्स्ट वाला मैंने 2018 का अटेम्प्ट दिया था जी, जो 19 में हुआ था जी। उसमें सर मेरी 46th रैंक आई थी। ओके। और महिला एवं बाल विकास अधिकारी मिला था सर उसमें। तो वही आपने ऑप्ट किया? वही मैंने ऑप्ट किया। ओके। इस पोस्ट की जो ड्यूटी है वो बेसिकली किस तरह की ड्यूटी है? अभी जैसे आप ऑलरेडी इंगेज हैं उसमें। जी सर करेंटली मैं भी नारायणपुर में हूँ पोस्टेड। सर महिला एवं बाल विकास सर यूजुअली एक सोशल सर्विस ज़्यादा है, सोशल सर्विस की तरफ ज़्यादा हाईली डोमिनेटेड है। उसमें सर जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं उसमें जो मेल नरिशमेंट हो गया जी, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, इन सब के वेलफेयर स्कीम्स, नोनी सुरक्षा योजना जी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, अगेंस्ट डाउरी सिस्टम जो है बिल्कुल सोशल सर्विस, ये सारे स्कीम्स जो होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन का मेन सर काम। पर डे आपका शेड्यूल क्या रहता था, उसमें करना क्या होता था? जी सर बेसिकली ये जॉब जो है वो फील्ड जॉब ज़्यादा है, तो हफ्ते में 3 दिन इंस्पेक्शन होते थे जी सर।
आंगनबाड़ी सेंटर्स के। ओके। वो इंस्पेक्शन एक हो गया, क्योंकि उसमें सर देखना होता था जैसे 6 घंटे का शेड्यूल होता है जी। 9:30 to 3:30 आंगनबाड़ी लगते हैं, उसमें प्री स्कूल एजुकेशन एंड देन गर्म भोजन जो बोलते हैं, पौष्टिक आहार, देन रेडी टू ईट जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स होते हैं। सर अभी हमारे नारायणपुर में एक और कलेक्टर सर जो है उनके DMF फंड से एक सुपोषण योजना भी चालू हुई है, जिसमें अंडा, चिक्की और ये सारी चीज़ें भी दी जा रही है। बहुत बढ़िया। तो इनका इम्प्लीमेंटेशन देखना 3 दिन उसमें, और सर इसमें बाकी जो 3 दिन ऑफिस वर्क होता था जी, उसमें सर जैसे अब सारी चीज़ें ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं जी, तो पोषण ट्रैकर एक ऐप आया है, उसमें सारे बेनिफिशियरीज का रजिस्ट्रेशन करना ताकि डुप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज ना हो, आधार वेरिफिकेशन कराना एंड देन रिपोर्ट्स भेजना, MEAR जो हम भेजते हैं मंथली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, MPR भेजते हैं मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, हर मंथ जो मेल नरिशमेंट कम हो रही है नहीं हो रही है, प्रेग्नेंट लेडीज कहीं कोई IMR MMR तो नहीं बढ़ रहा है हमारे प्रोजेक्ट में। बेसिकली सब ब्लॉक लेवल एक पोस्ट है ये, उसमें ब्लॉक का जितना भी विमेन एंड चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड सारा टास्क होता है। ओके, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में आप ऑलरेडी जॉब में हैं, मतलब हम लास्ट 20 ईयर्स में देखें, 23 ऑलमोस्ट हो गया हमें, सो किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स आप देख पाते हैं स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज? सर ट्राइबल एरिया में सर ये में से क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। जी सर। सर ट्राइबल एरिया में जो हमारे CM सर का भी एक पंचलाइन जो है कि विकास, विश्वास और सुरक्षा। बहुत बढ़िया सर। विकास यही है सर, ट्राइबल एरियाज में जो हम जो एडमिनिस्ट्रेशन सीप इन करते जा रहे हैं, जो सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स और सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे सर उनके विकास के बाद विश्वास जो ट्रस्ट जग रहा है जी। सर जब एक बंदा आता है वो देखता है कि उनकी बच्ची हुई या फिर माता जो आती हैं वो देखती हैं कि उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिल रहा है, या फिर उनकी बच्ची जो है उनका शादी हो रहा है पूरे गवर्नमेंट के खर्चे पे, तो वो जो विश्वास जगता है जी, उससे वो गवर्नमेंट पे जो भरोसा आता है, उसके बाद वो भी अपने आप को पार्ट ऑफ स्टेट मानते हैं। यूजुअली हमेशा से यही रहा है सर कि वो एज अ अलूफ जो एलियनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस पे ज्यादा चले जाते हैं जी। सर उसके बाद सुरक्षा वाला जो है वो लास्ट स्टेज है जी। अगर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जी जो नहीं जो बाधा करते हैं इस प्रोसेस में, तो फिर वो समाधान और ये सारे जो स्कीम्स हैं जी, उससे फिर वो सुरक्षा वाला मैटर आ जाए। बहुत बढ़िया। ओवरऑल IMR MMR ये जितने भी फैक्टर्स हैं, बेसिकली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या आप कहें मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये सारे जो तथ्य हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट से भी कनेक्टेड हैं जी सर। सो SDG का भी कनेक्शन इधर से दिखता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो ऐसा लगता है कि हम इंडेक्स में थोड़े ऊपर हुए होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज इन सब कार्यक्रमों के बाद। जी सर, जी सर। सर बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है जी। पहले सर 300 अबव जो रहता था MMR IMR ये सारी जो चीज़ें थी सर वो काफ़ी कम हो गई हैं अभी 31 शायद मुझे याद आ रहा है IMR स्टेट का जो है। ओके सर, ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे इंडेक्स में काफ़ी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड ग्रेट सर। और ये जो छोटी छोटी और जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स चल रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना जी सर, क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है जियोग्राफिकल कॉन्स्टेंट्स की वजह से कि वो आ पाए हॉस्पिटल में जी। जो ओरछा, अबुझमाड़ और छोटे डोंगर ये वाला जो एरिया है जी, तो वहाँ पे सर जो उनका हाट बाजार वीकली वेडनेसडे को लगता है, बुधवार को, बुधवारी हाट बाजार जिसे कहते हैं, वहाँ पे जब लोग आते हैं और वहाँ पे जब ये जो स्कीम्स जो वैन जाती है वहाँ पे जी, और जब वहाँ पे चेकअप होता है सर, तो ये जो सीपिन किया है ये बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है इन ईयर्स में। काफ़ी लोग खुश भी हैं उधर, काफ़ी लोग खुश भी हैं। मैं 2 साल से लगातार ओरछा के आसपास जाना हो रहा है, मैं ओरछा भी गया था, तो मैंने देखा है ये बदलाव। लोग खुश भी हैं वहाँ पर और उन्हें वो सर्विसेज मिल भी रही हैं। मैंने खुद देखा कि लोग आ रहे हैं बिल्कुल। और अभी 3-4 महीने पहले भी छोटे डोंगर तक जाना हुआ था, वहाँ के स्कूल में बुलावा था, तो हम गए थे बच्चों के काउंसलिंग के लिए। तो मैंने देखा बच्चे काफ़ी अवेयर हैं उस एरिया में। आप लोग जितने भी सरकार के लोग हैं काफ़ी काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग भी बढ़िया काम कर रहा है। सो छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। क्या इसके साथ पैरेलली चैलेंजेस भी अभी बचे हुए हैं, कह सकते हैं ऐसा? सर चैलेंजेस कह सकते हैं सर। एक तो सर नारायणपुर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का मैं बात करूँगा, तो सर स्कूल्स अभी स्वामी आत्मानंद स्कूल जो खुला है उनके रिजल्ट्स आने अभी बाकी हैं, अभी रिसेंटली ही खुले हैं। ITI खुला हुआ है जो, उसके रिजल्ट्स आने बाकी हैं। रामकृष्ण मिशन एक है वहाँ पे जो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, वहाँ पे अंदर तक सीप इन करके जो ट्रस्ट बिल्ड किया है उन्होंने, रामकृष्ण मिशन है।
बाकी चैलेंजेस सर माइंडसेट का ही चैलेंज है एक। इंसान जब अपने सराउंडिंग्स में देखता है जी वहाँ से भी, क्योंकि सर रामकृष्ण मिशन से भी 2 लोग का सिलेक्शन हुआ है अभी इस बार पीएससी में। जी जी तो सर उनसे जो वो मोटिवेट होंगे जी उनसे और बेटर रिजल्ट सर मिलेंगे। बिल्कुल। आप प्रतीक जिनकी बात कर रहे हैं, रामकृष्ण मिशन एक आश्रम है और जिसमें जनजाति क्षेत्रों के बच्चों, खासकर नक्सल क्षेत्रों के बच्चों को वहाँ प्राथमिकता दी गई है और उन बच्चों का रहना खाना पीना सब कुछ वहीं पर है, पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग। और मुझे लगता है बहुत गुणवत्तापूर्ण चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज़ मेरा भी जाना हुआ उस कैंपस में और वहाँ पर चीज़ों को हमने देखा और बच्चों से बातचीत की तो समझ में आया कि काफ़ी बढ़िया प्रयास है। और इस तरह से जो एक सिविल सोसाइटी और एनजीओज़ की जो भागीदारिता हो सकती है वो बेहतर रूप में वहाँ देखने मिलती है। जी सर। प्रशासन भी एक्टिवली काफ़ी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो यूथ है और युवा साथी हैं वो बिल्कुल जंगलों में जाकर काम कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एक सुशासन की व्यवस्था धीरे धीरे हमें दिख रही है और उसका असर विकास पर भी हो रहा है। इसके अलावा भी जो नक्सल क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, क्या वो अब पढ़ाई में आगे आ रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं? जी सर, डेफिनेटली जो बाल भविष्य योजना जो है सरकार की, इसमें प्रयास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जेईई वगैरह के लिए सर SC/ST बच्चों को जो स्कॉलरशिप अभी मिल रही है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, उन सारी चीज़ों से सर काफ़ी बदलाव हुए हैं और डेफिनेटली वो आगे आ रहे हैं। कभी ऐसा लगा काम करते करते कि ये बच्चा पर्टिकुलरली बहुत परेशान है या महिला बहुत परेशान है और लगभग नक्सलवाद से इनका जुड़ाव है, इनको वहाँ से दूर निकालना है या इनकी काउंसलिंग होनी, ऐसा कभी मौका लगा? सर ऐसा काफ़ी बार हुआ ऐसा सर। एक्चुअली जो हमारी परियोजना में 3-4 नक्सल अफेक्टेड लेडीज़ हैं जो कार्यकर्ता हैं। सर बेसिकली जो आंगनबाड़ी होते हैं उनको एक कार्यकर्ता और एक सहायिका मिलके चलाती हैं। सर हेतुलवाड़ एक एरिया है, वहाँ की जो कार्यकर्ता हैं उनके जो देवर और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो नक्सल पीड़ित हैं, उनको सबकी हत्या हो गई थी नक्सल में। तो सर उनको शिफ्ट करना वहाँ से पहले उनको कुछ दिन के लिए ऑफिस अटैच किया गया। उसके बाद उनको दूसरे सेक्टर में एक धौड़ई है जो करीबन 12-13 किलोमीटर दूर है वहाँ से, वहाँ शिफ्ट किया गया। नारायण जी सर, वो दूर है, वहाँ शिफ्ट किया गया। वैसे ही एक शशि करके हैं, उनका भी सेम ही था, उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी इसी में, उनका घर वगैरह भी जलाया गया था। तो उनको वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे सेक्टर में करना। सर तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहते हैं। बट सर लास्ट 10-15 ईयर्स में जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हुए हैं, क्योंकि रोड्स भी बहुत बन रहे हैं एंड एक मेजर डेवलपमेंट सर वहाँ पे कनेक्टिविटी आ गई है। पहले सर बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही जाना पड़ता था। अभी ऐसा हुआ है सर कि जियो हर जगह सीपिन कर गया है और काफ़ी डाउनलोड की स्पीड भी स्पीड अच्छी है वहाँ पे। LTE नेटवर्क पकड़ता है। तो मैं घोड़ई छोटे डोंगर तक गया और मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ कि छोटे छोटे बच्चों को YouTube और उसमें चल रहे बहुत सारे वीडियोस के बारे में जानकारी थी। सो मे बी घर पर उनके मोबाइल की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन देखकर अच्छा लगा। फिर हम वहाँ के जनजाति जो प्रयास स्कूल है वहाँ भी गए तो हमने देखा वहाँ पर एक स्कूटर में बंदा ई-कार्ड वाला आया सामान लेकर। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसकी डिलीवरी भी हो रही है वहाँ पर नारायणपुर के आसपास। तो ये एक वाकई नहीं, छोटे डोंगर में उसने डिलीवरी दिया था। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया विकास के लिए जो ग्रेजुअल विकास कहना चाहिए, डेवलपमेंट आ रहा है धीरे धीरे, काफ़ी अच्छा है। जी सर। और बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे भी मिले जो यूपीएससी के बारे में कंप्लीट जानते हैं, पीएससी के बारे में जानते हैं, जनजाति समुदाय के बच्चे हैं, अच्छा वो लोग करना चाहते हैं। सो मुझे लगता है दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ को बाहर के लोग देखते हैं तो आज भी उन्हें लगता है कि नक्सलवाद से घिरा हुआ राज्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप सड़कों में निकल आएँ, अच्छी सड़कें बनी, जैसा आपने भी बताया। मैं खुद गया हूँ, सड़कों को देखा मैंने, गांव-गांव में स्कूल जा रहे हैं बच्चे, यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे हैं, पीने का पानी उधर पहुँच रहा है। तो मुझे लगता है विकास की एक बयार चल पड़ी है, ऐसा लगता है। जी सर। चलिए अब हम आपकी परीक्षा पर बातचीत करते हैं। पीएससी में जो 7 पेपर्स हैं उनके लिए कैसी क्या स्ट्रैटेजी रही? 5 से आपने टेस्ट सीरीज से आपका जुड़ाव रहा है और किस तरह से आपने प्रोग्रेस किया और परफॉर्मेंस कैसी रही आपकी? जी सर। सर एक्चुअली स्टार्टिंग में ही मुझे क्लियर था कि प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही होगी, क्योंकि सीजीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें प्री जो है वो सबसेट है मेंस का। अगर आप मेंस में आपकी पकड़ अच्छी है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आप ऑल्टर करके प्रीलिम्स में अच्छा कर सकते हैं।
तो सर स्टार्टिंग में मैंने मेंस पे ही ज़्यादा फोकस किया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर जो सब्जेक्ट उसमें कॉमन थे, सबसे पहले सर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए मैंने जी। उससे सर ये क्लियर हो गया टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है जी। अननेसेसरी कहाँ पे डाइवर्ज नहीं होना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद एक सर मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट ले लिया जी। सिलेबस के बाद एक एक पॉइंट में एक एक कीवर्ड पे सिलेबस के एक एक पेज के नोट्स बनाने तैयार किया, नोट्स बनाने शुरू किए मैंने। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद ऐसे करते करते जब मैंने सर फिलोसॉफी और सोशियोलॉजी ये दो सब्जेक्ट और पेपर 7 ये 3 मैं प्री के पहले नहीं कंप्लीट कर पाया था। ओके जी सर। ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे उसके पहले मेरा ऑलमोस्ट मेंस का सिलेबस कंप्लीट था प्री के लिए, प्री से पहले। वेरी नाइस। मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब सारे टॉपिक्स पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये सारे कंप्लीटेड थे सर जी। इन पेपर्स में यदि हम नंबर वाइज बात करें तो आपको अपनी ओर से क्या लगा कि परफॉर्मेंस किस में ज़्यादा अच्छी रही आपकी? सर हर बार परफॉर्मेंस ऑल्टर की है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मेरे लैंग्वेज में बहुत अच्छे मार्क्स थे जी, 134 समथिंग थे। इस बार लोएस्ट उसमें ही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इस बार लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था। 87 अराउंड आया इस बार। सर ऐसे में मेरे मार्क्स इस बार हमेशा नहीं खींचते थे जी। 114, 115 आते थे। इस बार 131 आया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। इस बार मतलब इस बार के मार्क्स के हिसाब से अच्छा है जी। इस बार ऐसे मेरा सर छूटा भी था, टोनी अत्याचार निवारण वाला जो था, टाइम कम पड़ गया था तो लास्ट के पेज में मैंने खाली एक फ्लो चार्ट बना दिया था। ओके सर, क्योंकि टोनी अत्याचार वाला निवारण जो है वो इम्प्लीमेंट भी हम ही लोग करते हैं तो उसका बिल्कुल आप लोग के डिपार्टमेंट बहुत डिटेल मुझे पता था उसके बारे में। तो फ्लो चार्ट बनाते बनाते मैं इतना टाइम उसमें वेस्ट कर गया कि जब इम्प्लीमेंट करने की बारी, लिखने की बारी है तो टाइम कम पड़ गया। ओके। तो वो इस बार ना और 140 अराउंड जा सकता था इस बार ऐसे में मार्क्स। बहुत बढ़िया। हिस्ट्री में जो थर्ड पेपर है उसमें हमेशा मेरा वीक रहा। अच्छा, मैं ऐसे पर आपको रोक रहा हूँ। ऐसे पर प्लानिंग पहले से कुछ थी आपकी कि 8-10 टॉपिक, 20-25 टॉपिक मैं पहले कवर कर लूँ और उसके बाद उनका इंट्रो, बॉडी, इस तरह से कुछ तैयारी कर रखी थी आप? जी सर। मैंने सर छत्तीसगढ़ का जो ऐसे है उसमें छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, कल्चर, ये जो चार टॉपिक्स है इस पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो यूजुअली छत्तीसगढ़ के सारे ऐसे कवर हो जाते हैं। जो स्कीम्स रिलेटेड है जैसे गोधन न्याय योजना हो गया, रामकृष्ण मिशन पे एक बार ऐसे आया था, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज पे, ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें भी आपको कल्चर, ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, गोधन न्याय योजना या रामकृष्ण मिशन। तो छत्तीसगढ़ का ऐसे कवर्ड होता था। ओके। इंडिया के जो एसेस थे सर उसके लिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ था जी, 5 पॉइंट का। इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन को फिर मैं 4 पार्ट्स में खोलता था कि इंट्रोडक्शन या तो हम एनेक्डोट से दे सकते हैं या किसी रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं या कुछ पॉपुलर सेइंग होगी किसी पॉपुलर पर्सन की, उससे कर सकते हैं। सर इंट्रोडक्शन के बाद मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डालता था कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो अभी तक कैसे डेवलप हुई, अगर गोधन न्याय योजना है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों 80% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मर्स पे जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है जी, वो हो गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड छोटा सा रहता था 4-5 लाइन का। उसके बाद मेन बॉडी पे मैं आता था। वो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होता था। अगर इम्पैक्ट पूछा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, अगर कुछ और पूछा है तो उसके हिसाब से जो बॉडी हो गई। उसके बाद सर एक होता था गवर्नमेंट स्कीम्स का एक पैराग्राफ होता था कि अभी सरकार क्या कर रही है इसमें। तो मैं कोशिश करता था कि जो डेटा है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो इंक्लूड कर दूं। सर लास्ट में कंक्लूजन होता था कि और क्या किया जा सकता है उसमें जी। ये 5 पॉइंट का फ्रेमवर्क हमेशा रहता था सर। तो मैं लास्ट पेज पे 4 ऐसे का क्वाड्रेंट्स बना के ये 5 पॉइंट लिख देता था। उसके बाद जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में मुझे आता था दिमाग में वो मैं खंड पे उस खंड पे डालते जाता था। स्लोगन, कहावत, हाना, इन सब का भी कभी इस्तेमाल करने का मौका लगा? जी सर, मैं स्लोगन्स वगैरह यूज़ करता था। ट्राइबल का एक स्लोगन मैंने तैयार कर रखा था। वैसे ही एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए सर। और जब पहले से निकाल के रखा हुआ था सर। और एजुकेशन, हेल्थ वगैरह का जब मैं नोट्स बनाता था योजना से या फिर किसी से इंडियन ऐसे के लिए, तो उसमें मैं सारे फैक्टर्स इंक्लूड करता था। जैसे टेक्निकल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा है, वैसे ही सर आईटी एक टॉपिक में, तो सोशल मीडिया अलग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग, ताकि वो उस एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में ही सब आ जाए। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी आए तो भी उसमें हम इंक्लूड कर पाए उसमें। और ये पेपर 7 में भी आपको काम आता है? पेपर 7 में भी बहुत काम आता है जी। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, देखा आपने कितना व्यवस्थित जाकर आप ऐसे पर काम करते हैं, तो नंबर भी उसके अप्रॉक्स आपको आते हैं और 130 प्लस मार्क्स जाना, इट्स रियली टू गुड। और इतने नंबर में आप कहीं ना कहीं रैंक आपकी सुधर जाती है और बहुत फ़र्क पड़ता है। और जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, ऐसे इज़ नॉट दी सब्जेक्ट बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। सो उसी प्रिंसिपल के तहत आप करते हैं चीज़ों को तो आपको बेनिफिट मिलता है।
पेपर 3 से लेकर 7 तक क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? जी सर पेपर 3 हिस्ट्री से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा। क्योंकि हिस्ट्री में मेरे कभी मार्क्स अच्छे आए नहीं। ओके। और वो बहुत मोनोटोनस भी हो जाता है, बार बार वही पढ़ना। तो आज भी वो जनजातीय विद्रोह का जो क्रोनोलॉजी पूछेंगे तो उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके। तो हिस्ट्री में हमेशा मेरे मार्क्स कम आए। पॉलिटी में स्ट्रांग रखता था जी। पॉलिटी एंड पब एड। अगेन छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री बहुत लिमिटेड है तो उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं जी। तो सर पेपर 3 में मेरे हिस्ट्री में मार्क्स हमेशा ही कम आए। इस बार भी कम लगा आपको? इस बार भी कम आया सर, 88 समथिंग आया इस बार। अच्छा, आपने पेपर देख लिया? यस सर पेपर देख लिया। पेपर देख लिया। यस सर। क्या लगा? आई मीन ओवरऑल चेकिंग कैसी रही? आई मीन और मार्क्स कैसे मिले आपको? सर ओवरऑल चेकिंग इस बार बहुत हार्श साइड पे हुई है लगता है मुझे। मार्क्स बहुत ही कम मिले हैं। जैसे पेपर 4 में मुझे 132 समथिंग मिले। उसमें मैं 160 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था आउट ऑफ 200, क्योंकि मैथ्स वाले पेपर में। यस सर मैथ्स वाले पेपर में, क्योंकि जो 50 मार्क्स का जो पोर्शन था उसमें पूरे 50 के 50 मैंने सही मारे थे, स्टेप वाइज एंड एवरीथिंग। उसमें कई जगह पे मार्क्स कटे हुए हैं। मैं साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा हुआ है मैंने। तो इस बार डायग्राम्स भी बहुत इंक्लूड किया था और इन सब फैक्टर्स में अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस में बायोडाइवर्सिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छे से करके गया था जी। सर पेपर 4 में मुझे लगा 30 मार्क्स का डिफरेंस लगा मुझे। पेपर 5 में मेरे 120 अराउंड आते थे पहले, इस बार उसमें भी काफ़ी कम है। पेपर 6 में हमेशा एवरेज सबको ऑलमोस्ट सबको एवरेज ही मार्क्स मिलते हैं एंड पेपर 7 में हमेशा ऑन द लोअर साइड ही रहता है। बट इस बार वो और ज़्यादा कम हो गया। हमेशा अराउंड 100 अराउंड हावर अराउंड करता था, बट इस बार 100 से भी नीचे चला गया। 100 से भी नीचे चल गया सर पेपर 7 में। सो मतलब ये समझ में आया कि पेपर हार्ड चेक हुआ है, ऐसा लगा आपको कहीं पर? यस सर प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से बहुत हार्ड चेक हुआ सर, क्योंकि मुझे मेंस में अभी तक में सबसे कम मार्क्स मिले हैं इस साल। ओके। और रैंक सबसे बेटर आई है। इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आए होंगे? इंटरव्यू में 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स हैं, वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है, नो डाउट। और वहाँ से कोई भी एक नंबर से रैंक जो हमारी पुश हो जाती है ऊपर। ओके। मार्क्स के अलावा जो प्लानिंग थी सब्जेक्ट वाइज, जब आंसर परफॉर्म कर रहे हैं आप एग्जाम हॉल में, उस वक्त क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही? ऑन पेपर स्ट्रैटेजी क्या रही? जैसे ऑब्वियसली मैथ्स अलग है, लेकिन जो थ्योरी पेपर्स हैं उसमें क्या डायग्राम का इस्तेमाल करना, पॉइंट वाइज दिखना, या बड़े क्वेश्चंस पहले लिखना, छोटे क्वेश्चंस बाद में लिखना, क्या स्ट्रैटेजी रही? जी सर सर मैं पेपर वाइज कोशिश करता था कि हर डिस्टिंक्ट पेपर के लिए डिस्टिंक्ट अप्रोच अपनाऊं। जैसे हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट। सर उसमें डेट्स इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्यों हुआ, कब हुआ एंड द रीजंस जो उसमें आप डाल दीजिए। पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, कमिटीज़ के नाम अगर आप डाल सकते हैं तो। पब एट सोशियो हो गया, उसमें थिंकर्स के नाम आपको डालने ही डालने हैं जी। सर वैसे ही फिलोसॉफी हो गई, फिलोसॉफी के लिए मैं कोशिश करता था हर एक फिलोसोफर की सर एक पंच लाइन है। पंच लाइन जैसे अद्वैत वेदांत हो गया तो उसमें ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है न परा। सर अब क्वेश्चन उसमें वो माया से आए या फिर कॉस्मिक रेजिंस या किसी से भी आए, वो मैं एक पंच लाइन उसमें डालता ही था, क्योंकि उस पंच लाइन से ही सारी जो उसकी फिलोसफी है वो डिराइव हुई है। कांट का क्रिटिसिज्म में नोइंग इज इक्वल टू थॉट्स इनटू परसेप्ट्स हो गया, बहुत बढ़िया। तो उसमें वो मैं पंच लाइन करके उसको बॉक्स में बना के उसके बाद फिर आंसर लिखता था। ज्योग्राफी हो गया, उसमें ज्योग्राफिकल टर्म्स जो होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, सब डिविजन्स, टेक्टोनिक एंड ऑल दोस टर्म्स जो है। इकोनॉमी हो गया तो इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। सर तो हर सब्जेक्ट का जो एक डिस्टिंक्ट अप्रोच था, जो कीवर्ड्स थे, टर्मिनोलॉजीज थी, वो मैं कोशिश करता था इंक्लूड करने की। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे छात्र आप लोग बचते हैं टेक्निकल टर्म से और आपको लगता है कि सर हम जनरल भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन सब्जेक्ट वाइज यदि डिमांड आप फुलफिल करें तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। कुछ सब्जेक्ट्स जो पब्लिक एड, सोशियो फिलोसफी, ये जीएस में जनरली शामिल नहीं होते हैं, यूपीएससी की डेफिनेशन से बात करें। फिलोसफी को लेकर स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी प्रति? फिलोसॉफी में सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था उसमें प्री के बाद सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसमें मैंने ये किया था सर, एक पतंजलि आईएएस करके जो ऑप्शनल पढ़ाते हैं यूपीएससी का, उसके नोट्स मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिए थे। और स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे स्थित प्रज्ञा है तो केवल उसका 2 पैराग्राफ का नोट्स वैसा मैंने बनाया था। उसके बाद सर उसको वापस से रिकंसाइल करके उसको मैंने छोटा सिनॉप्सिस सा बना लिया था अपने शब्दों में, पंच लाइन को बॉक्स में करके 15 पेजेस में पूरा फिलोसॉफी का कंपाइल कर लिया था, और मैं सिर्फ वही पढ़ता था और बुक्स नहीं। वेरी नाइस जी सर। दोस्तों अक्सर होता है कि फिलोसॉफी को लेकर आप परेशान रहते हैं, दर्शन को लेकर, और ज़रूरी नहीं है कि दर्शन के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी जाए। पहले मुझे लगता है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि आप बना लेते हैं तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस हम हो, और फिर या तो आप यूपीएससी के ऑप्शनल वाले नोट्स पढ़ लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, वहाँ से कवर किए जा सकते हैं। पेपर 7 ज़्यादातर करेंट ओरिएंटेशन वाला और
लोगों को मार्क्स उसमें कम आ रहे हैं। जी सर। क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं? जी सर पेपर 7 का एक जो स्टैंडर्ड जो सेट करने का है वो भी ऐसा है सर, जो 30% क्वेश्चंस होते हैं वो आउट ऑफ द ब्लू होते हैं। ओके। वो किसी ने प्रैक्टिस किए नहीं होते। ठीक बात। तो एक वहाँ पे भी जो डिफरेंस आता है वहाँ पे वो आ जाता है। दूसरा वो बहुत ही जो पेपर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो सेक्शंस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा टीडियस है। इतने सारे जो एक्ट्स करना, फिर उस हर एक्ट के अंदर सेक्शंस करना, और यूजुअली मैंने देखा है सर अगर आप सेक्शन को कोट करें तो वो ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं उसमें। अच्छा, सेक्शन कोड करने के बाद सर जैसे एक क्वेश्चन था मुझे याद है 8 क्लास में जी कि what informations are discarded when a person applies for RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए। उसमें जो सेक्शन 8 और जो सुओ मोटो वाला सेक्शन 4 है वो अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वो देखा गया है कि वो ज़्यादा मार्क्स देते हैं। ओके। 7th का जो सेकंड पार्ट है उसमें सर इस बार बहुत ज़्यादा हार्श चेकिंग हुई। जैसे मैं बहुत कम लोगों को देखा जिसमें 50 में से 20 भी टच हुआ हो, 20 अबव। ओके जी सर, जबकि वो बहुत ही बेसिक पार्ट है, सब वो पढ़ते ही हैं। IMF IR जनरल चीजें करंट अफेयर्स में भी होती हैं। करंट अफेयर्स में भी होती हैं। पेपर्स जो भी मार्क्स सर जो आ रहे हैं 7th पेपर में वो थर्ड पार्ट में ही आ रहे हैं, जो एजुकेशन वाला है। जी सर। ओके, सो दोस्तों ये आपके लिए चैलेंज बना हुआ है। ऑब्वियसली काफ़ी सारे बच्चे बोल चुके हैं इस बात को कि पेपर 7 में मार्क्स कम आ रहे हैं। सो एक्ट को तैयार तो करना पड़ेगा। सेक्शंस जैसे हम इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल्स मेंशन करते हैं वैसे ही आप पेपर 7 में भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी बिकॉज अब वो भी आर्टिकल्स की तरह आपको लाइन से याद रखने वाली चीज़ हो गई है। सारा याद ना करें तो इम्पॉर्टेंट, जैसे इंडियन पिनल कोड में केवल विमेन वाले इश्यूज ही पूछे गए सिलेबस में, पूरा कंप्लीट आईपीसी आपको तैयार नहीं करना है। तो ये सब लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो साल भर स्ट्रैटेजी थी उसमें करंट अफेयर्स को कैसे आपने इनकलकेट किया? जी सर, ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती रही है, करंट अफेयर्स को इग्नोर करना जो रहा है। जी। तो मैं ऐसा करंट अफेयर्स के साथ कोप अप नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं जब पेपर पढ़ता था तो फिर वो फुटबॉल न्यूज़ और बॉलीवुड न्यूज़ में ज़्यादा टाइम डाइवर्ज कर देना, तो उसमें मैं ऐसा करता था सर कि मैं उसको इग्नोर ही करता था। लास्ट में मैं 15 जन से फरवरी के सेकेंड संडे में प्री होता है, तो 15 जनवरी से जो प्री तक का डेट है उसमें मैं करंट अफेयर्स जो ईयरली मैगजीन होती है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, सिर्फ ये 3 चीज़ें ही पढ़ता था। उसके पहले सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिया जाता था। कभी लगा नहीं ऐसा कि ये रिस्क है बहुत बड़ा? जी सर, लगा मुझे कई बार सब, फिर वो वहीं पे ईच टू देयर ओन वाली जो स्ट्रेटेजी। लेकिन आपका प्री भी निकलता रहा, प्री हमेशा नहीं है। हर बार प्री मेंस इंटरव्यू हुआ ही तो उसमें मुझे वो तो फॉर्मूला सही लगा आपको, अपना उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू ओवरऑल कैसा रहा और किस तरह के सवाल लास्ट 2-3 इयर्स में जब भी आपने दिया? इस साल से पहले शुरू करते हैं, कैसे क्वेश्चंस रहे आपके? सर इस बार बोर्ड प्रवीण वर्मा सर का बोर्ड मिला था मुझे, उसमें BKS रे और DM अवस्थी सर थे जी, तो सारे स्टालवर्ड्स बैठे हुए थे। बिल्कुल जी सर। तो उसमें मेनली जो स्टार्टिंग हुआ वो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करने का ही मुझे ऐसा लगा कि उनका कहना था सर अक्सर करते हैं। जी सर, अवस्थी सर इकोनॉमिक्स की साइड ज़्यादा थे। जी सर, GDP GNP पे डिफरेंस और ये सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में प्रवीण वर्मा सर ने यही स्टार्ट किया कि गुजरात और छत्तीसगढ़ 2 सबसे ज़्यादा मैल नरिश्ड स्टेट्स में आते हैं जो अच्छे बाकी सारे इंडिकेटर्स में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट मैल नरिशमेंट में वो है। तो उनका यही था कि आपका विभाग काम क्या कर रहा है, तो एक उसको एक्सप्लेन करना एक चैलेंज था। और उसके बाद सर मैं मेनली जो मेरा क्वेश्चन थे वो जॉब प्रोफाइल और मेरी हॉबी थी। हॉबी मेरी फुटबॉल है, तो BKS रे सर जो है उन्होंने वही स्टार्ट किया वर्ल्ड कप का कहाँ पे हुआ, और सर संयोग से ऐसा हुआ कि जब रशिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो वो थे वहाँ पे रशिया में। तो उसमें वो फिर बहुत डिटेल में और फिर एक प्लेयर्स को लेके आप किस पोजीशन पे खेलते हो, आपका रोल क्या होता है टीम में, उसको कैसे यूज करोगे। फुटबॉल बहुत बड़े फुटबॉल फैन है और बंगाल में कल्चर रहा है कि लोग फुटबॉल गली गली में खेलते हैं। तो सर के बारे में सुन रखा है कि उनको फुटबॉल बहुत पसंद है। जी सर, तो मोहन बगान क्लब से लेके फिर वो रियल मैड्रिड से लेके सारा कुछ निकाल लिया उन्होंने। करीब 20 मिनट केवल फुटबॉल पे ही बात हुई। देन फिर वापस उस पे कि इंडिया फुटबॉल पे क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, केवल क्रिकेट ही क्यों यहाँ पे एक ऐसा प्रेडोमिनेंट स्पोर्ट्स बना हुआ है। उसके बाद सर अवस्थी सर ने इकोनॉमिक्स के जितने टर्म्स है उस पे किया कि GDP GNP डिफरेंस क्या होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, आप कैसे देखते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोल रहे हैं इंडिया को, वो कैसे हम अचीव करेंगे। इन सारी चीज़ों पे बात हुई। देन एक हिस्ट्री की प्रोफेसर मैम बैठी हुई थी, उन्होंने हिस्टोरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लास्ट में मुझे याद है सर 2-3 में गड़बड़ कर दिया था।
कि वो क्वेश्चन आंसर देते 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 मुझे पूछा गया कि तेलंगाना का सीएम कौन है। अच्छा। एकदम से मुझे याद नहीं आया उस टाइम पे वर्ड। वैसे ही उस टाइम पे नेशनल गेम्स हो रहे थे। ओके। नेशनल गेम्स इस बार कहाँ पे हो रहे पूछा गया, तो मैंने खेलो इंडिया गेम्स का वेन्यू बता दिया। वहाँ से निकल के फिर समझ में अच्छा ये गड़बड़ हो गई करके। ओके। फिर भी मार्क्स आपको काफी बढ़िया आए हैं। यस सर। इंटरव्यू में सर पिछले बार भी मुझे 112 आए थे। अच्छा, ग्रेट। जी सर। पिछले बार IFS सर साउ सर का बोर्ड था। जी सर। तो उसमें वो IFS से तो पूरा फॉरेस्ट डोमिनेटेड था। अच्छा। और मैं मेरी पोस्टिंग भी रायपुर से नारायणपुर हुई है, तो उनका वही था कि फॉरेस्ट को आप कैसे देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, और क्या क्या कर रहे हैं आप, यंग कैंडिडेट है तो वैसे एरिया में जाके कैसे सर्व कर रहे हैं, आपको एमेनिटीज कम तो नहीं लगती वहाँ पे, जो बेसिक एमेनिटीज रायपुर में प्रोवाइडेड है, तो उस साइड ज़्यादा डोमिनेटेड था। उस बार कल्चर में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। कल्चर और फॉरेस्ट पे ही डोमिनेटेड था। बहुत बढ़िया। उनका बैकग्राउंड भी वैसा रहा। बैकग्राउंड वैसा रहा। जी सर। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट एक दिन का नहीं होता। आप पहले से पढ़ते आ रहे होते हैं, पहले से आपका नॉलेज होता है, फिर उस स्पॉट पे आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे आपका फुटबॉल है और बोर्ड मेंबर को फुटबॉल पसंद है, तब तो फिर बात बढ़िया जम गई। फिर क्वेश्चंस भी निकलते हैं और आप आंसर भी करते हैं। ओवरऑल इंग्लिश मीडियम को लेके एक सपोर्ट सिस्टम रायपुर में डेवलप हुआ है, पाथ हाइस एकेडमी जब से खुला है। सो इंग्लिश मीडियम के बच्चे अब काफ़ी कुछ आ रहे हैं, और पहले एक टाइम पीरियड था जब माना जाता था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सपोर्ट सिस्टम नहीं है। रायपुर में पढ़ाई का इकोसिस्टम कैसा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी सर, स्टार्टिंग में मुझे याद है जब 2018 में मैंने चालू किया था। अभी तो काफ़ी कोरोना के बाद से डिजिटल रिसोर्सेज बहुत बढ़ गए हैं। तो स्टार्टिंग में सिर्फ हिंदी में ही होती थी सारी बुक्स, तो उसको फिर गूगल पे मैं ट्रांसलेटर में कन्वर्ट करना, उस वर्ड्स को डालना, जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं। हम उस वक्त भी थे 12 से हम इंग्लिश मीडियम के कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मे भी शायद आप टकराए नहीं होंगे। यस सर, ऐसा हो सकता है। जी सर। तो ट्रांसलेट किया आपने गूगल? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने ट्रांसलेट वगैरह किया था। उसके बाद फिर जब पता चला ये बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो मेरी बहन जो फुल टाइम स्टूडेंट है यहाँ पे, उनकी येलो बुक्स जो आती है पाथ एकेडमी की, तो उसको मैंने फिर ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी जो फोर्थ का थर्ड पार्ट है, फोर्थ पेपर का, उनके लिए यूज किया उसको इंग्लिश मीडियम में। बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो मैं हिंदी में ही पढ़ता था, पंचायती राज अधिनियम, और क्योंकि वो टेक्निकल टर्म्स, उन जार्गन्स को कन्वर्ट करना बहुत हार्ड हो जाता है। उन पेपर्स को प्योर इंग्लिश में ही लिखा ना, कि एक पेपर हिंदी एक पेपर इंग्लिश? नहीं सर, सारे पेपर्स मैंने इंग्लिश में लिखे। लेकिन पढ़ लेते थे आप हिंदी में भी? पढ़ लेते थे सर हिंदी में। सो ओवरऑल जो पाथ के नोट्स, येलो बुक्स आपने पढ़े, जो हम येलो बुक्स के नाम से देते हैं एकेडमी के नोट्स, और ओवरऑल कैसा एक सपोर्ट सिस्टम लगा नोट्स का? लाइक पढ़ने में आप कितने कंफर्ट थे चीज़ों को लेकर? जी सर, मुझे सबसे बेस्ट बात वही लगी उसी की, लैंग्वेज बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं आप। अगर आप उस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं, टोपोलॉजिकल, नॉन टोपोलॉजिकल कंजर्वेशन की जैसे अगर बात हो गई, मुझे याद है फर्स्ट टॉपिक में वही पढ़ा था उस बुक से, तो उसमें अगर आपको कोई आइडिया नहीं है पहले, क्योंकि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो भी आप बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे, और वो एक छप जाता है आपके दिमाग में अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो इकोनॉमी के हो गए। इकोनॉमी में जैसे 3 ही मेन चैप्टर है हमारे, नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। वो उनके जब नोट्स पढ़ा मैं, उससे भी ये पता चले कि कॉन्सेप्ट्स अब मेरे क्लियर हो गए हमेशा के लिए। अब डेटा चेंज होगा और जो करंट ट्रेंड्स हैं वो चेंज होंगे। ज्योग्राफी के लिए मैंने एक माजिद हुसैन सर की बुक और येलो वाली बुक को कंपाइल किया था। उससे मुझे ये क्लियर हो गया कि ये जो स्पेसिफिक फिजिकल ज्योग्राफी, ये सब के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमेशा के लिए क्लियर हुए। सेंसस, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब चेंज होगा, उसको देखा जाएगा। बहुत बढ़िया। सो प्रतीक की छोटी सिस्टर भी पाथ की स्टूडेंट रही हैं, और यूजी बैच में वो पढ़ती रही हैं, और अभी वो अपने जॉब में है, कंटिन्यू कर रही हैं। जॉब उन्होंने ज्वाइन कर लिया गवर्नमेंट में। ओवरऑल प्रतीक, अब गांव के भी बच्चे आ रहे हैं, बस्तर क्षेत्र के भी बच्चे आ रहे हैं, सरगुजा साइड के भी बच्चे आ रहे हैं। सो इन बच्चों के लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो? क्या आपकी एडवाइसेज हैं उनको लेकर? सर, मेरी फर्स्ट एडवाइस यही रहेगी कि आप पहले सोच लीजिए कि आपको इस सेक्टर में आना है कि नहीं आना है। ओके, वेरी गुड। एक बार आपने सोच लिया कि अगर इस सेक्टर में आना है, गवर्नमेंट में आपको ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट सर्विसेज, तो उसके बाद उसको फिर वापस आप उस प्रोसेस को डिस्ट्रस्ट मत कीजिएगा। एक बार अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, और उसके बाद इस तैयारी में आइए। उसके बाद फिर आप, मेरा ये सजेशन रहेगा, यूजुअली मैं देखता हूँ लोगों को जिसका भी नोटिफिकेशन आता है, लोग उसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और भटकते मैंने बहुत देखा है ऐसे। तो अगर आप अपने आप में इतना ट्रस्ट कीजिए अपनी काबिलियत में कि अगर आपको लगता है आप पीएससी निकाल लेंगे, तो आप पीएससी की तैयारी कीजिए। आपका फर्स्ट टाइम प्री निकले ना निकले, सेकंड अटेम्प्ट में निकले ना निकले, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका फोर्थ अटेम्प्ट में निकला और सीधा रैंक 1 आई है। तो आप, जरूरी नहीं है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो, आप खुद पे भरोसा रखिए और एक एग्जाम को ज्यादा फोकस कीजिए। बहुत बढ़िया। अगर अभी जैसे हॉस्टल वार्डन का आ गया, फिर शिक्षक का भर्ती आ गया, तो सब लोग सारे फॉर्म्स भरते हैं, और फिर
तो कहीं भी नहीं निकलता है और फिर लोग फ्रस्ट्रेट ज्यादा होते हैं क्योंकि पढ़ तो वो पूरा रहे हैं, 10-12 घंटे पूरा टाइम डिवोट कर रहे हैं, मेहनत बराबर कर रहे हैं, बट क्योंकि सिलेबस हल्का हल्का ऑल्टर सबका है जी, तो उसमें फिर आप एक एग्जाम को ज्यादा पकड़िए। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिए कितनी सुंदर सलाह है कि आप कई सारे नाव में पैर रखते हैं और जैसा कहा जाता है 2 नाव में पैर नहीं रखा जा सकता, इसी तर्ज पर आपको तैयारी भी करनी चाहिए और सफल कैंडिडेट आपको सलाह दे रहे हैं तो आई थिंक अब आपको सलाह मान लेनी चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और ऑब्वियसली बेरोजगारी के आलम में हमको लगता है कि हमें सारे एग्ज़ाम देने चाहिए, कहीं तो निकलेगा, लेकिन शायद इस मानसिकता से आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा पढ़ने में डूज एंड डोंट्स जो आपने गलतियां की हो वो ना दोहराएं छात्र, कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, एक डूज में सर हमेशा स्टिक टू द सिलेबस जी, क्योंकि सर जो 20% 30% क्वेश्चंस हैं वो जानबूझ के ऐसे दिए जा रहे हैं कि वहाँ पे देख पाए कि आप इम्प्रॉम्प्टू इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वहाँ पे, और जो डिफरेंस होता है वो भी वही क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे सर मुझे याद है फर्स्ट अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था, उस समय किसान ऋण माफी हुई थी जी, तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ रिसेंट लोन वेवर स्कीम आया था। ये क्वेश्चन कभी कोई पढ़ाएगा नहीं, ये क्वेश्चन किसी बुक में आएगा नहीं, बट ये खुद से ही पढ़ के क्योंकि इनडायरेक्टली टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, बट आपको अप्लाई भी वहां पे करना है उस प्रेशर सिचुएशन पे कि आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, फार्मर्स को डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, ये पॉजिटिव भी है उसका। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर आप वो कीजिए। तो डूज में एक सर मेरा मॉक टेस्ट का जो मेन क्राइटेरिया था वो यही था कि मार्क्स तो मैं देखता था बट मेरा ये था कि मेरा माइंड ऐसा सेट हो जाए, ऐसे फ्रेमवर्क में सेट हो जाए कि जो क्वेश्चंस मैं वहां पे ना दिखाऊं, फर्स्ट टाइम दिखाऊं, वैसे क्वेश्चंस मैं कर पाऊं, ऐसा मैं जो मेरा माइंडसेट है ऐसा हो जाए। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर इट्स वेरियस इफेक्ट्स, ये सब ने पढ़ा हुआ है, सब उसका एक प्रॉपर आंसर सेट करके गए, उसमें डिफरेंस नहीं होने वाला, मोस्टली हाफ नंबर का डिफरेंस होगा। बट जो ऐसे क्वेश्चंस हैं उसको आप उसके लिए रेडी रहिए कि आप वो इम्प्लीमेंट कर पाएं। ओके, इसमें भी स्टैटिक और जो हमारे करंट बेस्ड डायनेमिक टॉपिक्स हैं उनको अलग अलग रख के तैयार किया था आपने जब तैयार किया था? जी सर, एक और इसमें रिकमेंडेशन डूज में यही था कि सर स्टैटिक का जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, आपने छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में मिनरल्स का नोट बना लिया, उसमें फिर आप इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स वहीं पे ही कंपाइल कीजिए, करंट अफेयर्स के एक दो जो फैक्ट्स हैं वो वहीं पे ही लिखिए, क्योंकि अगर आप स्टैटिक का नोट्स अलग, डायनामिक का नोट्स अलग बना रहे हैं तो वो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे वहां पे। वो आपके एक ही नोट्स में अगर कंपाइल है तो क्योंकि वो ब्रेन स्विच करना इस कॉपी से उस कॉपी, वो थोड़ा सा टाइम है उसमें लिखने में जी। तो अगर आपका नोट्स एक ही जगह पे बना हुआ है तो स्टैटिक डायनामिक दोनों एक जगह पे आ जाएगा जी। तो वो नोट्स को करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे स्टैटिक नोट्स में ही इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। और कोई डूज एंड डोंट्स दिमाग में आ रहे हो? डोंट्स में सर मैं जो यूजुअली करता था, टाइम वेस्ट कम कीजिए जी। मैं सर टाइम वेस्ट थोड़ा ज़्यादा कर देता था, यूट्यूब में बैठे स्टैंड अप वीडियो देख रहे तो देख रहे हैं, सीरीज कोई पसंद आ गई तो बिंज वॉच कर दे रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक आध दिन ब्रेक ले लीजिए सर, क्योंकि और सर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि खुद को जानना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। जैसे मैं जान गया था कि मैं 4 दिन के बाद 5वें दिन मेरा बर्नआउट हो जाता है, उसके बाद मैं 5वें दिन बुक खोल के बैठा तो हूँ बट अंदर कुछ जा नहीं रहा है, तो फिर उसको मैं अच्छे से ही टाइम वेस्ट करता था, फिर उसको मैं पूरा ब्रेक लेता था, क्योंकि एक दिन ब्रेक करके वापस रिजुविनेट होकर अगले दिन से वापस अपना रिगरस प्रोसेस में चालू हो जाए। बहुत बढ़िया। वैसे ही जो मॉक टेस्ट का सर जो मेन क्राइटेरिया था वो भी यही था कि मॉक टेस्ट से आप ये जान लीजिए कि आपका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जैसे मुझे पता है कि हिस्ट्री मेरा वीकनेस है, 10 क्वेश्चन आएंगे तो 3 ही बनते हैं, 3-4 ही मुझसे बनते हैं, और मैं उसको लेके आई वॉज एट पीस विद इट कि ठीक है, अगर वो मैं इसमें 4 बना रहा हूँ, 6 छोड़ रहा हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट में दूसरों से ज्यादा खींच लूंगा जी। तो उसमें तुक्का ना मारे, उसमें नेगेटिव ना किए। मुझे पता था पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मेरा स्ट्रॉन्ग है, उसमें अगर मैं एलिमिनेशन भी गेम भी अच्छा खेलता हूँ, मैं 70% से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो एनालिसिस है वो आपको मॉक के थ्रू ही आएगा। मेंस में भी सर जब मैं आंसर लिखता था तो सर जैसे यहाँ पे तुरंत ही शाम को ही PDF दे दिया जाता था, और एक और खास बात ये थी कि उसमें अगर वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी है तो भी 15 मार्क्स के हिसाब से ही आंसर रहता था, ऐसा नहीं कि कंटेंट छोटा कर दिया गया है। तो जो भी आप टॉपिक बना रहे हैं वो ये मत देखिए कि पहले कितने मार्क्स से पूछा गया था। बहुत बढ़िया। हर टॉपिक को सारे 15 मार्क्स के हिसाब से ही बनाइए, ज्यादा डिटेल होगा तो आप लिख पाएंगे। यस सर, ताकि आप शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स आपके पास ना हो। बात है इस एकेडमी के टेस्ट सीरीज का ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या बेनिफिट मिला इसमें?
जी सर मैं तीनों बार एनरोल किया हूँ, मतलब सारे अटेम्प्ट्स में टेस्ट सीरीज में एनरोल था सर। मेरा एक्सपीरियंस यही था कि इसमें भी मैं टेस्ट सीरीज बोलूँगा सर, ईच टू देयर ओन, कि आप क्या लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज से। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो चाहते हैं कि वो उनका मार्क्स अच्छा है, बट जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्वेश्चन बेसिकली रिपीट होते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए बेसिकली दिया जाता है। सर मैं यही देखता था कि मेरी रैंक क्या आ रही है, बहुत ज्यादा लैग तो नहीं कर रहा हूँ दूसरे लोगों से, और दूसरा ये कि मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, कहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैं वो रिस्क ले सकता हूँ, वो प्लंज ले सकता हूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं छोड़ सकता हूँ फिर भी मैं कंपटीशन से उतना पीछे नहीं हो रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री को मुझे 1.5 महीने लग जाते हैं पढ़ने में, आज भी मैं वापस रिवाइज करूँगा तो एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न करने में 1.5 घंटा लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा मुझे। तो मैं उसको फिर कम टाइम देता था, क्योंकि भले ही कोई आगे उसमें मुझे चले जाए, मुझे पता है पेपर 4, पेपर 2, पेपर 6 हो गया, इसमें मैं एडवांटेज ले सकता हूँ। ओके, तो आप ऑनलाइन दे रहे थे, ऑफलाइन दे रहे थे? सर 2 बार मैंने ऑफलाइन दिया, 1 बार ऑनलाइन दिया। जब मेरी पोस्टिंग हो गई थी उसके बाद मैं ऑनलाइन दिया सर। मॉडल आंसर्स का कितना सपोर्ट सिस्टम आपके लिए डेवलप हो पाया? क्योंकि मॉडल आंसर्स जैसा आपने कहा अभी, सो वो एक हमारी कोशिश होती है, मैं अक्सर कहता हूँ कि मॉडल आंसर नॉट टू बी कॉपीड, कॉपी करने के लिए नहीं होता है, एग्जाम्पल के लिए होता है, सो दैट लर्न कर सकें कि ऐसा हमें लिखना चाहिए, उससे बेहतर भी लिखा जा सकता है। आपकी क्या राय रही और क्या उसमें आपने बेनिफिट लिया? जी सर बिल्कुल मैं एग्री करूंगा इसमें, क्योंकि जो 15 मार्क्स के जैसे कोई भी क्वेश्चन आया वो 4 मार्क्स का आया, उसका डिटेल में 15 मार्क्स का आंसर मॉडल आंसर में दिया हुआ है, तो वो इतने वर्ड्स में दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन अलग पर्सपेक्टिव से लिखेगा और बॉडी अलग लिखेगा, कंक्लूजन अलग लिखेगा। आपको उसको अपने फ्रेमवर्क में ढालना है कि जितना 8 मार्क्स का आ रहा है, 4 मार्क्स का आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, किसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है, किसको पैराग्राफ में लिखना है, वो आपको खुद से समझना है। तो मॉडल आंसर में मैं यही देखता था कि मेरे पास कंटेंट पूरा उसमें तैयार हो जाए, क्योंकि उसमें कंटेंट्स हो गए, करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होता था, तो जो मेरी वो एक लेजीनेस था कि मैं जो पेपर नहीं पढ़ता हूँ वो उसमें कवर हो गया, डेटा उसमें रहते थे, कमिटीज के नाम उसमें रहते थे, तो वो सारे जो ब्राउनी पॉइंट्स जो कहते हैं वो मैं वहां से उठा लेता था, और उसको फिर मैं अपने हिसाब से जितने मार्क्स, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स पे आ रहे हैं उसके हिसाब से उसको मैं अपने हिसाब से लिखता था। देखिए ये हमने तो इंटेंशनली ही प्रयास किया है कि जब हम लोग मॉडल आंसर बनाते हैं, जब कॉपीज़ हमारे पास आती हैं फाइनली रेडी होके, सो कमेटीज़ का नाम डालना, करंट अफेयर्स डालना, इसलिए ताकि आपको कम टाइम में वो रिवीजन का समय मिल जाता है और उसको आप पढ़ सकते हैं। अभी रिसेंटली पाथ ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इस साल के मेंस के लिए हम लोगों ने तैयार किया है कि करंट अफेयर्स के कुछ हमने सेलेक्टेड न्यूज़ ले लिए, उस पर बेस्ड हमने डिटेल आर्टिकल्स प्लान किया, और बच्चों को मेंस के लिए जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए उनके लिए हमने अराउंड 150 पेजेस का एक PDF रिलीज़ किया मार्केट में। सो मैं इस इंटरव्यू के बाद आपको दिखाऊंगा, आप भी देखेंगे तो उम्मीद है चीज़ पसंद आएगी। मेरी मतलब पूरी टीम की कोशिश यही है कि बच्चा यदि कोई नहीं पढ़ पाया तो उसके पास एक रेडी रेकनर हो, गो थ्रू करें और उनको केस स्टडी के तौर पर अलग अलग जगह, चाहे एसे में हो, CG के टॉपिक्स हो, लाइक अभी हम बात कर रहे थे मेल न्यूट्रिशन की, सो मेल न्यूट्रिशन का मुद्दा कहीं पर न्यूज़ में है तो उसे हमने उठाकर उसका डिटेल तैयार कर लिया कि इसे आप कोट कीजिए एग्जाम में। तो ये पहली बार हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में प्रयास किया। इनफैक्ट दिल्ली में भी इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है UPSC में, जो ये नया प्रयोग हमने किया, उम्मीद है छात्रों को शायद इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। आपकी बातचीत से एक चीज़ और मेरे दिमाग में सवाल निकल रहा है कि रिवीजन एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है बच्चों के लिए। इन जनरल डेली रूटीन में रिवीजन, हफ्ते में कैसा रिवीजन और एग्जाम के पहले क्या रिवीजन, प्लीज बताएं इसके बारे में। जी सर रिवीजन मुझे ऐसा लगता है आप तभी कीजिए जब आपको ऐसा लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं और सिलेबस में आपकी पकड़ है, मतलब आप उस पेज से चल रहे हैं। जी मेरे साथ सर ऐसा होता था कि मैं लास्ट में रिवीजन करता था, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले मैंने 3 बार टोटल रिवाइज किया था, बट क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं जून जुलाई से ही मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन, तो उसलिए रिवीजन अगेन ईच टू देयर ओन वाला हो जाता है। कई लोगों को डेली रात के 1 घंटा लास्ट में रिवीजन करना पसंद है, कई लोगों को हफ्ते में रिवीजन करना पसंद है, बट मैं सर लास्ट में रिवीजन करता था। और उसके बाद ऐसा हो गया था, एक बार आप नोट्स बना लीजिए तो उस पर ट्रस्ट कीजिए, फिर नोट्स में एक बार बना लिया था तो फिर उस पर ट्रस्ट करके मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि टाइम उतना होता नहीं था पोस्टिंग के बाद, तो मैं केवल एक बार रिवीजन करके ही जाके पेपर देता था। ओके दैट्स नाइस। तो एनसीईआरटी के भी सेपरेट नोट्स आपने बनाए थे? नहीं सर, मैंने एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया। ओके, एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा जब नोट्स मेकिंग की बात आती है तो क्या वो सिनॉप्सिस मॉडल में था या डिटेलिंग, कैसा आपने तैयार किया था? जी सर, मैंने 2 फॉर्मेट में बनाए थे नोट्स। एक डिटेल फॉर्मेट में जो नोट्स हैं, जो
ताकि कितने भी मार्क्स का आ जाए वो मैं लिख पाऊँ। एक लास्ट में सिनॉप्सिस जैसा बना रखा था मैंने, जैसे पॉलिटी का हो गया तो उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, हिस्ट्री में खाली डेट और जो प्रोमिनेंट लीडर्स हो गए अगर किसी रिवोल्ट के, ऐसा नोट्स बना रखा था। क्योंकि जो लास्ट के जो 4 डेज होते हैं, जो मेंस होता है, उसमें बहुत ही हेक्टिक हो जाता है वापस से पूरा रिवाइज करना, और अगर वो 5-6 पेज में आपका नहीं बना है वो पूरा होल सब्जेक्ट, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैथ्स के लिए 1 पेज पे ही सारे फॉर्मूलाज मैंने मैथ्स के लिए लिख रखे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए छोटे छोटे डायग्राम्स और जो इंपॉर्टेंट उसके कीवर्ड्स हैं वो मैंने सिनॉप्सिस बेसिस पे बना रखे थे। फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी सब के लिए ऐसे ही दो नोट्स थे सर, एक रिवीजन के लिए अलग जो लास्ट के लिए, और एक डिटेल नोट जो 3 महीने का जो गैप रहता है प्री और मेंस के लिए, उसमें जो पढ़ते थे उसके लिए अलग नोट्स थे। दोस्तों देखिए कितनी बढ़िया बातें निकल कर आ रही हैं सामने। सोशल मीडिया से दूरी रखनी चाहिए, दिन भर पता चला आप यूट्यूब में बैठे हैं, फिर नोट्स अपने होने चाहिए, ब्रेक लेना तो अच्छे से ब्रेक लीजिए, फिर ऐसा नहीं कि टुकड़े टुकड़े में ब्रेक ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन आपका भंग हो रहा है। फिर रिवीजन का प्लान आपका कैसा है, टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट सीरीज में से लेना क्या है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि प्रतीक ने बहुत व्यवस्थित ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। प्रतीक, अब जो रायपुर शहर है, एक मेरा मानना है कि इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, और कोचिंग के सिलसिले में खासकर क्योंकि लाइब्रेरीज़ हैं यहाँ काफ़ी सारे, रीडिंग रूम्स खुल गए हैं काफ़ी जगह, हर गली मोहल्ले में रीडिंग रूम्स। सो मुझे लगता है ये बेनिफिट आपने तो शायद नहीं लिया है, लेकिन फिर भी लाइब्रेरीज़ के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे, किस तरह का माहौल बन रहा है रायपुर में? जी सर मैंने इस बार फर्स्ट टाइम मैंने 1 महीने के लिए नालंदा लाइब्रेरी ज्वाइन किया था क्योंकि इस बार मैंने लीव लिया था इस बार। तो सर जो ये जो एनवायरनमेंट रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो रहता है, जो आपको पुश करता है देखने के लिए सर, क्योंकि मैं वहाँ पे देखता था जब मैं नारायणपुर में रहता था तो वहाँ मेरे साथ कोई तैयारी नहीं कर रहा था। यूजुअली ऑफिसर्स यंग है वहाँ पे भी, बट दे वर फाइन विद इट कि हमारा ये पोस्ट है, अब और नहीं तैयारी करनी है। तो वो जो एक माइंडसेट रहता है कि ठीक है आज मैंने 4 घंटे ही पढ़ा, और उससे आप जो संतुष्ट हो जाते हैं तो वो काफ़ी कई बार आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। तो इस बार मैं जब नालंदा आया और देखा कि लोग सिर्फ सोने के लिए घर जा रहे हैं लिटरली, तो वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है वो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कोचिंग का हो गया, स्टार्टिंग में मुझे याद है मैं बहुत इधर उधर भटकता था। कई लोगों को मैं देखता हूँ जो बहुत भटकते हैं, स्टार्ट कहाँ से करें। कोचिंग का मेन जो पर्पस है वो यही है, लोग नोट्स के लिए आते हैं, इसके लिए मेन वो आपको कोच कर देते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे है। वेरी नाइस। अगर आप उसको समझ आ रहे हैं तो 50% टास्क वैसे ही आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी आपको मेहनत ही करनी है। आप ऐसा, जैसे मैं कई लोग से ये कंप्लेन सुनता हूँ कि कोर्स कंप्लीट नहीं कराया टीचर ने, बट आपका मेन पर जो एक आध टॉपिक अगर कोई छूट गया होगा वो अलग बात है, खुद भी कर सकते हैं, बट मेन जो आपको सब्जेक्ट करना क्या है वो अगर आपको गाइडेंस मिल गया तो वो इनवैल्यूएबल है। देन ठीक बात है। ये अक्सर होता है, मेरा मानना है कोचिंग भगवान नहीं हो सकते ऑब्वियसली, और कभी भी ऐसा उस एंगल से हम प्रचारित भी नहीं करते, खासकर हम अपने बारे में कहें कि, लेकिन कोचिंग एक प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं कि सभी लोग यहाँ से पढ़ के बन रहे हैं। जैसे आप प्रतीक को देख रहे हैं कि उन्होंने सेल्फ स्टडी पर ही ज़्यादा फोकस किया, सपोर्ट सिस्टम जो लेना था उन्होंने लिया और वो पास भी कर गए हैं। सो इट डजेंट मीन कि कोचिंग करने से ही आप IAS बनेंगे या DC बनेंगे। आपकी अपनी मेहनत भी होती है। हाँ, आपको स्मार्टली कहाँ से आपको हेल्प चाहिए वो आप कलेक्ट करते हैं और यू विल गेट इट डन। सो ओवरऑल प्रतीक, चलिए बहुत अच्छा बातचीत का सिलसिला रहा है आपके साथ, और डेफिनेटली अब इसके आगे कुछ और प्लानिंग, कुछ और ड्रीम आपका? जी सर, मुझे अभी भी लगता है एक जो गलती हुई वो यही हुई कि मैं डायरेक्ट स्टेट सिविल सर्विसेज पे आ गया। मुझे ऐसा जो यंग कैंडिडेट्स हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है और आप पे फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है फैमिली को सपोर्ट करने का, तो एक बार आप UPSC के लिए ट्राई कीजिए। बढ़िया, क्योंकि UPSC से इसमें स्विच करना रिलेटिवली बहुत ईजी है। और अगर आप उल्टा सोचे कि इससे UPSC में स्विच करना, एक बार इसमें सेलेक्ट होने के बाद, क्योंकि अब पहले जैसा वैसा भी नहीं है, क्योंकि वर्क प्रेशर भी काफी रहेगा आपके पास, आपके ऊपर, तो वो स्विच करना ज्यादा हार्ड है। बहुत बढ़िया। तो कोशिश रहेगी देने की, मगर मैं यही कहूंगा जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं कि आप पहले एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपके पास टाइम है और मॉनिटरी प्रेशर नहीं है तो बहुत बढ़िया, एक बार उसका सिलेबस करके देखिए, उसके बाद इस पे आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सुंदर बात है, मैं सारे पेरेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ, और इनफैक्ट जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं ऐसे पेरेंट्स, तो उनके लिए भी एडवाइस यही है। एक्चुअली मुद्दा ये नहीं कि UPSC देना है या नहीं, लेकिन UPSC के थ्रू आप PSC में आते हैं तो स्मार्टली आप अभी भी इस साल के रिजल्ट्स या पहले के रिजल्ट्स हम बात के बारे में बात करें तो बहुत सारे UPSC के स्टूडेंट्स हैं जो टॉप रैंक्स में दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज दे हैव डन समथिंग विथ UPSC। और UPSC से PSC में आना आपके लिए आसान है, उल्टी चढ़ाई पॉसिबल नहीं है PSC से, जैसा प्रतीक भी कह रहे हैं।
दोस्तों आपके और भी सवाल होंगे, डेफिनेटली किसी दिन हम प्रतीक को क्लास में ले आते हैं और आप सभी के सवालों के जवाब और भी मिल जाएंगे। आज तो मैंने सवाल पूछे हैं, किसी दिन आप लोग भी पूछिए और उनसे ढेर सारी बातें कीजिए। सो प्रतीक, अब मैं आपसे विदा लेता हूं और डेफिनेटली थैंक्स, बहुत सारा समय आपने दिया और आई होप हमने बहुत अच्छी बातें की है और आप सभी को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सो प्रतीक, आपके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और किसी दिन आप बैठें और आईएएस के पद में जाने के बाद हम फिर से ये वाला इंटरव्यू शेड्यूल करें और छत्तीसगढ़ में आप आएँ और छत्तीसगढ़ को सेवा प्रदान करें। मुझे लगता है यंग ऑफिसर्स और अंडरस्टैंडिंग के साथ जो ऑफिसर्स आ रहे हैं उनका बेनिफिट, क्योंकि अभी देखिए हमने ढेर सारी बातें कर ली डेवलपमेंट के ऊपर और प्रतीक ऑलरेडी रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं। उन्होंने, हम IMR MMR जैसे मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो सोच कर देखा जा सकता है कि जो यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं वो कितना ब्राइट फ्यूचर लेकर आ रहे हैं स्टेट के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, मानव समाज के लिए ओवरऑल। सो ढेर सारी बधाइयाँ फिर से। थैंक यू सर। और आप अच्छा करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। जाते जाते एक सवाल मेरा रह गया कि आपको अब मौका तो मिला है, आप ऑलरेडी जॉब में हैं, कुछ और अवसर मिले तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज़ पर देना चाहेंगे? आपका ड्रीम क्या है? सर मेरा ड्रीम यही है, क्योंकि मम्मी भी इसी विभाग में रही है, महिला बाल विकास में। मैंने भी अभी 2.5 साल हो गया इसमें जॉब करते करते। सर तो जो मेन फोकस है, जो मुझे लगता है जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन भी अनफॉर्चुनेटली अभी है, वो बच्चे और महिलाएं ही हैं। सर तो मेरा जो ड्रीम रहेगा वो इसी सेक्टर में बेस्ट करने का रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का देखें तो हम जेंडर रेशियो भी बहुत 5th नंबर पे हम आते हैं, 991 जो जेंडर रेशियो है। तो हमारा जो पॉपुलेशन है और जो ट्राइबल जो सिनर्जी है, जो इक्वल देखती है महिला पुरुष दोनों को जी सर, तो इस सेक्टर पे मेरा काम करने का जी सर। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस क्षेत्र में काम करने के लिए, और मेरा सभी साथियों से अपील है कि इस इंटरव्यू को देखिए और अपने अपने हिसाब से जो जो निकालना है आप निकालिए कि आपको कहाँ पर समझाइश मिली और आप क्या ले सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब 3 अटेम्प्ट्स में आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति कोई ना कोई पद ले रहे हैं, फिर आपने डिफेंस की तैयारी की, वहाँ से भी वो निखर कर आए, फुटबॉल खेला, फिटनेस आप देख रहे हैं प्रतीक की, और एक ऑफिसर की एनर्जी आप देख पा रहे हैं कि कितने खुशनुमा मिजाज के हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं बस्तर के क्षेत्रों में। सो फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर। और दोस्तों आपको भी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। नमस्कार।